स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए हमारे चैनल पर www.livelaw.in। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। आइए पहले आपको आज की सुर्खियां बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य से जलाई गई, लूटी गई और अतिक्रमण की गई इमारतों का ब्यौरा देने को कहा। पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने गुरुग्राम कोर्ट द्वारा जारी पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी की जांच में शामिल होने वाले आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस स्टेशन को व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कथित फर्जी एलएलबी डिग्री के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली उपाध्यक्ष को निलंबित किया। जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। राजनीतिक दलों पर पॉश एक्ट लागू करने की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग से संपर्क करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्गीकरण को रद्द करने के खिलाफ पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित शिकायतों को उठाने वाली जनहित याचिका खारिज की। आज की खबरों की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 दिसंबर को मणिपुर सरकार से राज्य में चल रहे जातीय संघर्षों के बीच जला दी गई, लूटी गई या अतिक्रमण की गई संपत्तियों की एक सीलबंद कवर में सूची पेश करने को कहा। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ मणिपुर जातीय हिंसा संकट से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विभा मखीजा ने बताया कि न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति ने पिछले साल से किए गए विभिन्न कार्यों पर 34 से अधिक रिपोर्टें तैयार की हैं। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को उपचारात्मक कार्यवाही करने में सक्षम बनाने के लिए समिति की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया। राज्य सरकार को मित्तल समिति द्वारा उठाए गए अस्थायी और स्थायी आवास के लिए धन जारी करने के मुद्दे पर भी जवाब देने के लिए कहा गया है। आज की अगली खबर में टीवी न्यूज एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी करने के गुरुग्राम कोर्ट के पिछले महीने के आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया है। अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए और अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के उनके आवेदन को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया था। पिछले महीने इसी अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। दोनों गिरफ्तारी वारंटों को चुनौती देते हुए त्रिपाठी ने अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह तर्क दिया गया है कि वो 13 नवंबर को अदालत के सामने पेश होने में असमर्थ थी और इसीलिए उनके वकील ने यह कहते हुए छूट का अनुरोध किया था कि वो राज्य चुनाव और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का साक्षात्कार कवर करने के लिए नासिक, महाराष्ट्र की यात्रा कर रही थी। हालांकि अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। आज की एक और दिलचस्प खबर में जांच में शामिल होने के लिए समय बढ़ाने की याचिका पर फैसला करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी यानी एसएचओ को व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिन आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई थी वो धोखाधड़ी के मामले में जांच में शामिल हुए थे या नहीं। यह घटनाक्रम कार्यवाही के दौरान हुआ जब राज्य के वकील ने कहा कि आरोपी कार्यवाही में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आरोपी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि पुलिस अधिकारी याचिकाकर्ताओं को इस तथ्य के बावजूद जांच में शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं कि वे पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल ने मामले की सुनवाई की। इसके बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर को वीडियो कॉल पर जोड़ा गया और दूसरी ओर आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अपने मुवक्किलों को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। वीडियो कॉल पर कोर्ट ने पुलिस स्टेशन की कार्यवाही भी देखी जिसमें
दोनों के दोनों याचिकाकर्ता अभियुक्त मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं एक और रोचक खबर पे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने शनिवार 7 दिसंबर को एलएलबी में कथित अनियमितताओं को संदर्भित करने का संकल्प लिया है और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली यानी बीसीडी के उपाध्यक्ष संजीव नासियार की ऑनर्स डिग्री की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दी है। बीसीआई ने डिग्री को अत्यधिक संदिग्ध बताते हुए जांच के नतीजे आने तक नासियार को बीसीडी के उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया है। यह निर्णय 7 दिसंबर 2024 को हुई एक बैठक में लिया गया। बीसीआई ने 3 सितंबर 2024 को गठित एक उपसमिति की जांच के बाद और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए यह कार्यवाही शुरू करने का संकल्प लिया था। उपसमिति की जांच में नासियार की शैक्षणिक स्थिति में कई विसंगतियां उजागर हुई, जैसे कि एलएलबी ऑनर्स पाठ्यक्रम केवल 2008 में उनके विश्वविद्यालय में बीसीआई नियमों के तहत शुरू किया गया था, जो नासियार की 1988 की डिग्री के विपरीत था, और एलएलबी ऑनर्स कार्यक्रम पीएमबी गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय इंदौर प्रश्नाधीन अवधि के दौरान खुद ही अनाधिकृत था। एक और महत्वपूर्ण अपडेट में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 9 दिसंबर को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 यानी पॉश अधिनियम को राजनीतिक दलों पर लागू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को पहले भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की वकील योगमाया द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने कहा कि अधिनियम की परिभाषा खंड में सभी पीड़ित महिलाओं और कार्यस्थलों को शामिल किया गया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी बताया कि केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि राजनीतिक दल पॉश अधिनियम के बाध्य नहीं है और फैसले को अभी तक चुनौती भी नहीं दी गई है। न्यायमूर्ति कांत ने तब सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करें, जो सक्षम प्राधिकारी हैं, और फिर उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर अदालत में वापस आएं। आगे बढ़ते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 9 दिसंबर को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय में 77 समुदायों के वर्गीकरण, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, उनको रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से ये टिप्पणी की। न्यायालय की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समुदायों के पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल राज्य में अल्पसंख्यक आबादी 27 से 28% है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। फिर पीठ ने विस्तृत सुनवाई के लिए मामलों को 7 जनवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। आज की आखिरी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित शिकायतों को उठाने वाली एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसी मुद्दे पर एक और मामला अदालत के समक्ष लंबित है, जिसमें कुछ पहल भी की गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को लंबित मामले में निर्धारित अगली तारीख पर अदालत की सहायता करने की स्वतंत्रता देते हुए आदेश पारित किया। संक्षेप में आपको बताएं तो जनहित याचिका में केंद्र और पंजाब सरकारों को किसानों के विरोध पर प्रतिबंध हटाने और ये सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा राष्ट्रीय हाईवे और रेलवे ट्रैक का अवरुद्ध न किया जाए। सुनवाई के दौरान जब पीठ ने बताया कि उठाई गई शिकायतों के संबंध में एक और मामला पहले से ही लंबित है और चेतावनी भी दी कि ऐसी बार बार याचिकाएं दायर नहीं की जानी चाहिए, न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि वे अदालत को यह आभास देती हैं कि एक वादी प्रचार मुकदमेबाजी में लिप्त है और गैलरी के लिए यह कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.live.in।
जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।